तो पिछले सत्र में हमने षोडश वर्गों का विषय प्रारंभ किया था ब्याजी। हम्म। उस षोडश वर्ग में हमने पहला वर्ग, जिसको हम D1 चार्ट भी कहते हैं, लग्न हम्म। कुंडली क्षेत्र भी कहा जाता है उसको, उसका हमने अध्ययन किया था। आज हमारा विषय रहेगा होरा के ऊपर। हम्म। होरा कुंडली क्या है, होरा कुंडली कैसे बनती है, और होरा कुंडली से हम लोग किस विषय को देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो रुचिकर विषय है, आपको आनंद भी आएगा। कुछ एक प्राचीन मान्यताओं के विषय में भी आपको पता चलेगा कि होरा के बारे में कुछ विचार ऐसा था जो प्रचलित रहा कभी, और बृहद पाराशर में उसका प्रमाण भी हमको मिलता है। और हम्म। सारावली, है ना, और आपका फल दीपिका के माध्यम से होरा की अच्छी परिभाषाओं के विषय में समझेंगे, उन्होंने किस तरह से होरा को लिखा। बात वही है, घूम फिर करके अहोरात्र शब्द है, होरा होता है, होरा से आवर शब्द बना है। तो होरा का मतलब है राशि का आधा भाग, है ना। तो राशि होती है 30 अंश की, और 30 अंश की जो राशि है उसका आप आधा करेंगे तो 15 अंश का जो एक भाग है वो होरा होता है। हम्म। तो 30 अंश की राशि कुल मिलाकर के 12 राशियां हैं, द्वादश राशियां भवंती एक भगण में। भगण का मतलब 12 राशियों का भवोग। तो उसमें 360 अंश को आप जब उसका 15 अंश का पार्ट निकालेंगे तो कितना बैठेगा वो, 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम्म। 12 दूनी 24, 24 होराएं जो है वो 24 घंटे में सिमट जाती हैं, है ना, एक दिन में 24 होराएं होती हैं। एक तो वह है। तो अब देखिए इस होरा को, ये एक चित्र के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया कि आधी राशि का मतलब एक होरा, एक राशि का मतलब दो होरा, और 12 राशियों में होती हैं 24 होरा। एक राशि का मतलब 30 अंश, 30 अंश में कितनी हो गई, दो होरा, एक एक होरा 15 15 अंश की। तो ये प्रमाण हमको मिलता है, पाराशर जी ने लिखा है इसको, तिराशे अर्धम भवे धोरा, ताश्चतुर्विंशति स्मृता मेषादितासाम होराणाम परिवृत्ति द्वयम भवेत। ठीक है। ये जो होरा की मान्यता है व्यास जी, हम्म। इसमें इन्होंने लिखा कि प्राचीन मत के अनुसार द्वौ द्वौ राशि होरे भवतः, है ना, द्वादश हम्म। राशिषु चतुर्विंशति होरा भवन्ति। तो क्या, कि राशे अर्धम भवेद होरा, इसका क्या तात्पर्य है कि राशे अर्धभागम होरा भवती, राशि का जो आधा भाग होता है वो होरा होती है। हम्म। और आगे लिखा उन्होंने कि ताश चतुर्विंशति स्मृता, और वो जो होरा है वो कितनी है, चतुर्विंशति, चार और विंशति कहते हैं 20, 24 हो रहे हैं, 24 है 24। ना। हाँ, तो तहा होरा एकस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति भवन्ति। अब क्रम क्या है उनका, मेषादितासाम होराणाम, जो मेष आदि राशियां हैं, मेष आदि राशि नाम, उसके हिसाब से वो परिवृत्ति द्वयम भवेत, यानी मेष आदि राशि नाम आवृत्ति द्वयम भवती, उनकी दो आवृत्तियां हो जाती हैं। तो इस पद्धति में जो होरेश होता है वो मेष आदि जो 12 राशियां हैं उनके अधिपति होते हैं, इस प्राचीन मत से। उसका चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया, आपको दिख रहा होगा सभी को। इसमें नीचे देखिए आप, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि में दो होरा हो गई। तो दो होरा का क्रम किस तरह से रहा, पहली होरा मेष की और दूसरी होरा वृषभ की, उसका नाम। और अधिपति जो होंगे, क्योंकि मेष के अधिपति भौम होते हैं मंगल, और वृषभ के अधिपति शुक्र होते हैं। तो इस तरह से दो होरा हो गई मेष में। वृषभ में भी, वृषभ राशि में दो होरा होंगी, पहली होरा मिथुन की कहेंगे, दूसरी होरा कर्क की कहेंगे। मिथुन में फिर उससे आगे चलेंगे, मिथुन राशि में तो प्रथम होरा सिंह की, फिर कन्या की। है 15 15 अंश की ही, लेकिन यहाँ पर जो है वो राशियों के क्रम से निर्धारित की जा रही थी उस समय। कर्क में तुला हम्म। वृश्चिक की हो गई, सिंह में धनु मकर की हो गई, कन्या में कुंभ और मीन की हो गई। तो इस प्राचीन मत के अनुसार इनके जो अधिपति हैं वो जैसे राशियों के अधिपति होते हैं, उसी क्रम से इसमें होराओं के अधिपति भी हो गए। जैसे मेष राशि में दो होरा है, मेष और वृषभ। तो पहली होरा के अधिपति कौन हुए, भौम हुए मंगल, क्योंकि पहली होरा मेष की है। और दूसरी होरा जो है वो वृषभ की है, तो वृषभ वृषभ के जो अधिपति होते हैं वो शुक्र होते हैं, इसलिए दूसरी होरा के स्वामी शुक्र हुए। आप इसी चार्ट को आप आगे बढ़ाइए, तो तुला से शुरू करिए, तुला राशि में भी दो होरा हो जाएंगी। पहली होरा मेष की, फिर वृषभ की, फिर मिथुन, फिर कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर कुंभ मीन। तो दो आवृत्तियां हो गई ना। इसी को लिखा हम्म। उन्होंने कि मेषादितासाम होरा नाम परिवृत्ति द्वयम भवे, दो दो आवृत्तियां इनकी हो जाती हैं राशियों की।
और इसी तरह से यहाँ पर भी आप होरेस का निर्धारण कर लेंगे। लेकिन ये तो था प्राचीन मत। अब आधुनिक मत में जो होरा का क्रम है वो क्या कहता है? आधुनिक मत के अनुसार होरा, होरा का मतलब राशि का आधा भाग। ठीक है। तो वर्तमान काले होरायाः पद्धति किंचित भिन्ना वर्तते। अस्मिन् मते अपि चतुर्विंशति होरा भवन्ति। हमारे इस मत में भी 24 होराएं होती हैं। परंतु मेषादि राशयः तथा तेषाम् अधिपतयः होराधिपः न भवन्ति। जैसे मेष आदि राशियों के अधिपति ही होरा के अधिपति होते थे प्राचीन मत में, इस मत में ऐसा नहीं होता। अस्मिन् मते सूर्य चंद्राभ्याम एव होराः भवन्ति। इसमें सूर्य की और चंद्रमा की होरा होती है ना। तो एकस्मिन् रासौ होरे द्वे भवतः, दो होराएं हैं। तो राशे शून्य अंशतः और पंचदश अंशतः यावत प्रथम होरा, और फिर 15 अंश से लेकर के 30 अंश तक दो होरा। तो ये दो होरा हो जाती हैं। तो वृषम राशि, अगर विषम राशियां हैं तो उनमें प्रथम जो विषम राशियां कौन सी होती हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। 1, 3, 5, 7, 9, 11। 11। तो इनमें इन राशियों के यदि अंश 0 से 15 अंश तक हैं तो प्रथम होरा जो होगी वो रवि की होगी। और इन्हीं राशियों में 16 अंश से 30 अंश तक जो होरा का अधिपति होगा दूसरी होरा, वो चंद्रमा की होगी। सम राशियों में इसके विपरीत क्रम होता है। ठीक है। 0 से 15 अंश तक चंद्रमा का होरा होती है, और 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक जो है वो रवि की यानी सूर्य की होरा होती है। इसको अच्छी प्रकार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न है, और मेष लग्न कैसी है? मेष विषम। तो विषम है हम्म। और मान लीजिए 12 अंश की है, तो आप क्या कहेंगे? 0 अंश से लेकर के और 15 अंश के बीच में है, इसलिए प्रथम होरा में ही जन्म व्यक्ति का हो गया, यानी कि सूर्य की होरा हो गई। ठीक है। हम्म। तो जब आप होरा कुंडली बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? सूर्य को लग्न में लिख देंगे, सिंह राशि को लग्न में लिख देंगे। और अब मान लीजिए किसी का जन्म वृषभ राशि में हुआ, और वृषभ राशि में भी वो 17 अंश का हुआ, तो बताइए आप कौन सी होरा हुई उसकी? मिथुन राशि सूर्य। में 17 अंश है अगर, तो कौन सी सूर्य होरा हुई? सूर्य की। सूर्य क्यों? देखो, चंद्र की 15 से होगी। ऊपर है, 15 से 30 में भी आता है ना। चंद्रमा की हो गई ना 17 अंश पर। चंद्रमा की। नहीं, चंद्रमा की वृषभ। होरा हो गई। विषम राशि है मिथुन। तो अच्छा, वृषभ, हाँ। हाँ, है ना। हाँ। हाँ, इसी तरह से कन्या राशि में बताइए 18 अंश पर, देखिए यहाँ पर 15 से 20, सूर्य 30 की। अंश के बीच में आ रहा है, तो ये सूर्य की। सूर्य की होरा हो सूर्य। गई है ना। अब इसको हम्म। बनाने का तरीका समझ लीजिए। जैसे ये एक लग्न चार्ट है, दिख रहा है सभी को? हम्म। ठीक। अब इसमें देखिए लग्न लिखा हुआ है, लग्न के अंश लिखे हैं आगे। 7 राशि, 20 अंश, शून्य कला और शून्य विकला। तो 7 राशि पार हो गई थी, यानी कि लग्न हम्म। कौन सी चल रही थी? वृश्चिक। वृश्चिक लग्न चल रही थी। तो वृश्चिक लग्न में भी कितने अंश हैं? 20 अंश 30 है। हैं। अब बताइए भाई, वृश्चिक लगन जो है वो कैसी है? सम है कि विषम है? कम। यहां से सम। देखिए, सम है। सम है। तो सम हाँ। में क्या होता है? पहले 15 अंश चंद्रमा के होंगे। ठीक है, चंद्रमा की होरा होगी। और उसके अगले 15 अंश जो होंगे वो सूर्य के होंगे। तो वृश्चिक में 20 अंश पर कौन सी होरा हुई? सूर्य की। सूर्य की होरा हुई। तो हमने क्या किया देखिए यहाँ पर, हमने सूर्य की होरा के लिए 5 अंक लिख दिया लग्न में ऊपर। ठीक है, 5 का मतलब ये सूर्य की होरा हो गई। और दो ही होराएं होती है ना, तो दूसरी होरा हम्म। क्या होगी? चंद्रमा की होगी, यानी चंद्रमा किस राशि के अधिपति हैं? कर्क के अधिपति हैं, सूर्य और चंद्रमा। बाकी जितनी भी राशियां हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं, अच्छा सूर्य और चंद्रमा ही क्यों होते हैं होराओं के अधिपति? उनकी एक एक राशि है, दूसरी राशि है नहीं। हाँ, इनकी दूसरी राशि है ही नहीं, एक एक राशि के अधिपति हैं। तो अब सिंह हमको पता चल गई कि लग्न के अंश के आधार पर हमने ये देख लिया कि जातक की जो होरा लग्न है वो क्या है? सिंह है, यानी कि सूर्य की होरा है। हम कहेंगे कि जातक का जन्म सूर्य की होरा में हुआ है। अब बाकी ग्रहों को कैसे व्यवस्थित करें, उसके लिए भी आपको इनके सबके अंश देखने पड़ेंगे। जैसे सूर्य के आगे लिखा है 4 राशि, 25 अंश, 22 कला और 20 विकला। तो 4 राशि पार हो गया सूर्य उस समय जब जातक का जन्म था। तो कौन से राशि में चल रहे थे सूर्य?
सिंह राशि में। सिंह राशि में। सिंह राशि में। तो सिंह राशि की में सूर्य है और 25 अंश के हैं। तो विषम राशि में है। तो विषम हम्म। राशि में पहले 15 अंश तो सूर्य के होते हैं और हम्म। दूसरे कब की हो 15 रहेगी? अंश चंद्रमा के होते हैं। चंद्रमा। तो ये दूसरे भाग में चले गए ना। हम्म। तो सूर्य को हमने चंद्रमा की होरा में लिख दिया। देखिए नीचे 4 नंबर में जहां पर लिखा है वहां पर हमने सूर्य को लिख दिया। ठीक। अब बताइए आप मोनिका जी, चंद्रमा के बारे में बताइए। चंद्रमा 7 राशि, 16 अंश, 11 कला है। सर वृश्चिक राशि में होंगे हाँ। और 16 अंश पर हैं, तो वृश्चिक राशि में सर सूर्य की होरा में होंगे। सूर्य की होरा में होंगे। जी कैसे? सर, क्योंकि ये 16 अंश पर है ना, 15 अंश तक ये सम राशि है, तो 15 अंश तक तो सूर्य की रहेगी, चंद्रमा की रहेगी। हाँ और 16 से 30 तक सूर्य की रहेगी। ठीक है। तो बाद के तो 15 अंशों में है, इसलिए इसको हमने इसलिए सूर्य की होरा में लिख दिया है। सूर्य ऊपर की राशि। देखिए जी। चंद्रमा को हमने सिंह की होरा में लिख दिया है। हाँ जी व्यास जी आप बताइए भावों के बारे में। अभी मिथुन लग्न, मिथुन राशि पूरी होकर कर्क राशि में है। 15 अंश और 25 कला है। तो जी। मीन्स 15 से ऊपर है। हाँ। तो सम राशि होगी। 15 से ऊपर है तो वृषभ में और सिंह की हो रहेगी। हाँ तो सिंह की होरा में हमने भौम को लिख दिया है यहाँ पर। हम्म। ठीक है। उसी तरह से बुध के बारे में विचार कर लेंगे। बुध जो है वो 5 राशि पार यानी कि कन्या राशि में हम्म। 5 अंश और 25 कला पर है। तो कन्या कन्या सम राशि सम राशि है। तो सम चंद्र में की। 5 अंश पर है। तो सम का पहला भाग चंद्रमा की होरा का होता है। तो हमने बुध को चंद्रमा की होरा में लिख दिया है ना। हम्म। गुरु को देख लीजिए। गुरु 2 राशि पार है यानी कि मिथुन राशि में है। विषम राशि में है। विषम राशि में 21 अंश पर है। तो विषम हम्म। राशि में दूसरी होरा में आ गए। दूसरी होरा किसकी होती है? चंद्रमा की होती है। चंद्रमा की। तो गुरु को हमने चंद्रमा की होरा में लिख दिया है नीचे। ठीक। हम्म। इसी तरह से शुक्र को देख लीजिए। शुक्र 6 राशि पार हो गए हैं यानी कि कन्या तुला राशि में। पार कर लिए, तुला में है। तुला में 6 अंश 49 कला पर है। तो विषम राशि में शुरू के 15 अंशों में है। तो हम्म। विषम राशि में प्रथम 15 अंश किसके होते हैं? सूर्य के होते हैं। सूर्य की। शुक्र को हमने सूर्य की होरा में लिख दिया है। शनि को देख लीजिए इसी तरह से। शनि जो है वो 6 राशि पार है यानी कि तो ये भी तुला राशि में है और ये भी 14 अंश के हैं यानी पहले ही 15 अंशों में है। इसलिए शनि हम्म। को भी हमने सूर्य की होरा में लिख दिया है। राहु को देखिए 6 राशि पार यानी तुला राशि में 16 अंश पर है यानी विषम राशि में बाद के 15 अंशों पर है। तो विषम राशि में जो बाद की 15 अंश होते हैं वो चंद्रमा की होरा होती है। तो राहु को हमने चंद्रमा की होरा में लिख दिया है। और केतु को देखिए 0 राशि पार है यानी ये भी एक भी राशि पार नहीं की है यानी पहले ही राशि में है। ठीक है, बेस राशि में हम्म। है और 16 अंश पर है। यानी कि बाद के विषम राशि में बाद की विषम राशि का उत्तरार्ध है। तो विषम राशि का जो उत्तरार्ध है वो कौन सी होरा होती है? जी, चंद्रमा की। चंद्रमा की होरा। चंद्रमा की होरा। तो केतु को भी हमने चंद्रमा की होरा में लिख दिया है। देखिए होरा कुंडली में आप पाएंगे इस राहु और केतु आपको एक साथ बैठे हुए मिल जाएंगे, है ना। चंद्रमा की राशि में ही आपको मिल गए। तो इस तरह से ये हमने होरा कुंडली को बना लिया। एक उदाहरण और से और समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण और है। फल कथन कैसे करना है? होरा कुंडली तो आपने बना ली। होरा कुंडली से करते क्या है तो अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। सूर्य देखिए यहाँ पर तुला राशि में है, 7 अंश 54 कला पर। तो विषम राशि में है। तो विषम राशि के पूर्वार्ध हिस्से में है। तो विषम राशि का पूर्वार्ध सूर्य की होरा होता है। तो होरा कुंडली में सूर्य को सूर्य की होरा में ही लिख देंगे, सूर्य की राशि में ही लिख देंगे। चंद्रमा देखिए कर्क राशि में 9 अंश पर है यानी कि सम राशि के पूर्वार्ध में ही है। तो सम राशि का पूर्वार्ध चंद्रमा का होता है। ठीक है। हम्म। मंगल देखिए मेष राशि में 25 अंश पर है यानी कि विषम राशि के उत्तरार्ध में है। तो ये भी चंद्रमा की होरा में गए। राहु मीन राशि में 18 अंश पर है यानी सम राशि के उत्तरार्ध में है। इसलिए ये भी सूर्य की होरा में है। गुरु देखिए तुला राशि में 5 अंश 51 कला पर है यानी ये भी विषम राशि के पूर्वार्ध में है। इसलिए गुरु को हम्म। भी हमने सूर्य की होरा में लिखा। शनि को देखिए कर्क राशि में 16 अंश
38 कला पर है, यानी सम राशि के उत्तरार्ध में है। तो सम राशि का उत्तरार्ध सूर्य की होरा हो गया। इसी तरह से हमने बुध, केतु और शुक्र पर विचार कर लिया, ठीक है। हम्म, अब देखिए, तो ये जो विचार किया गया, होरा विचार, प्रेत पर असर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है व्यास जी की होरायाम संपदाधिकम, होरा कुंडली से संपदा का विचार किया जाता है, धन संपत्ति का विचार किया जाता है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, होरा कुंडली जो है वो एक तरह से धन का विचार कर रही है, धन संपत्ति का विचार कर रही है। तो धन क्या है? धन व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहाँ से देखते हैं हम लोग? द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव द्वितीय को हम भाव। लोग धन भाव कहते हैं, है ना। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये धन भाव का सूक्ष्म विचार है ना। धन के बारे हम्म, में जातक की सूक्ष्म स्थिति का अगर हमको विचार करना है तो हम क्या करेंगे? उसकी होरा कुंडली को देखेंगे। तो लग्न कुंडली, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कि जैसे लग्न कुंडली क्या है? लग्न कुंडली जनरल फिजिशियन है, ठीक है। लग्न कुंडली से सारी बातों का आप लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन जो वर्ग कुंडलियां हैं वो क्या है? वो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। जनरल फिजिशियन के पास जाकर के आप दांतों की दवाई भी ले सकते हैं, कान की भी ले सकते हैं, हार्ट की भी ले सकते हैं, नॉर्मल दवाइयां आप ले सकते हैं। लेकिन जब स्पेशल केस हो जाए, आपको मान लीजिए हार्ट की स्पेशल बीमारी आपको हो जाए, तब वहां पर व्याजी जनरल फिजिशियन से काम नहीं चलेगा। नहीं करेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली से सारे विषयों को देख सकते हैं आप जनरल तरीके के साथ, सारा संकेत आपको मिल जाता है। लेकिन आपको संपत्ति का विशेष विचार आपको करना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसकी पूरा होरा करेंगे। कुंडली को देखेंगे। तो होरा कुंडली बनानी पहले हमको आनी चाहिए, और उसके बाद हम विचार करेंगे। तो होरायाम संपदा अधिकम, ऐसा लिखा बृहत पाराशर में कि होरा कुंडली से संपदा का विचार करना चाहिए। क्षेत्रस्यार्धम हि होरा त्वयुजी रवि सुधांशो व्यस्तमेतत्, ये फल दीपिका का प्रसंग है व्याजी। हम्म, क्षेत्रस्यार्धम, क्षेत्र का, है ना, राशि का हम्म, आधा भाग ही हो रहा है। और आयुजी रवि, आयुजी माने विषम, विषम का पहला हिस्सा रवि का होगा। और फिर क्या होगा? सुधा, सुधांशु चंद्रमा का होगा। विषम राशि में जो पहला आधा हिस्सा होगा, यानी पहली जो होरा होगी 15 अंश की, वो रवि की होगी, और फिर सुधांशु की होगी। फिर व्यस्त में उसका विपरीत है, यानी कि सम राशि है, तो प्रथम आधा हिस्सा सुधांशु का होगा, दूसरा आधा हिस्सा रवि का होगा। ऐसा फल दीपिका में लिखा है। सारावली में भी देखिए यही सब लिखा है। रवि चंद्रा बिंदु रवि विषम समेश्वरार्ध राशि नाम, रवि और चंद्रमा ये, और इंदु और रवि, ये विषम और सम में अर्ध राशि नाम, ठीक है। राशियों का जो अर्ध हिस्सा है होराओं के अधिपति होते हैं। विषम में पहली रवि की, फिर चंद्रमा की, और फिर इंदु रवि सम, सम में पहली इंदु की और फिर रवि की होती है। और हाँ, देखिएगा, ये विशेष विचार है। अब हम फल की तरफ बढ़ रहे हैं कि फल कथन कैसे करें होरा कुंडली से। तो उसके विषय में लिखा गया, सूर्येन्दौर विषमे राशौ समय तत्व विपरीतम। ये तो हो गया सूर्य और इंदु विषम राशि में हो और सम में हो तो उनके विपरीत क्रम से होराओं के अधिपति होते हैं। पितरश्चंद्र होरेशा देवा सूर्यस्य कीर्तिता, पितृ चंद्र की होरा के ईश होते हैं। देखिएगा, चंद्रमा की होरा के अधिपति जो हैं वो कौन होते हैं? पितर पितर। होते हैं। और देवहा सूर्यस्य कीर्तिता, और सूर्य की जो हो रहा है उसके जो अधिपति हैं वो कौन है? देवता होते हैं। तो कहने का तात्पर्य व्यास जी ये हुआ कि यदि हम्म, किसी की क्या है, अगर चंद्रमा की होरा आ गई, जैसे यहाँ पर हमारे उदाहरण में किसकी होरा थी? सूर्य की होरा थी, ठीक है। तो जातक को जीवन में जो धन संपत्ति मिलेगी वो देवताओं की कृपा के कारण मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति में वृद्धि के लिए देवताओं की उपासना करना उसको उचित रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये होरा लग्न यहाँ पर चंद्रमा की हो जाती, तब उस होरा के अधिपति कौन हो जाते? पितर हो जाते, है ना। तो क्या क्या आ गया कि फिर भाई जो है उसके जीवन में जो धन संपत्ति आएगी वो पितरों की कृपा के कारण आएगी। पितरों की कृपा के कारण आएगी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पुश्तैनी खानदान रहा, पुश्तैनी जिस तरह से जीवकोपार्जन हुआ होगा,
जो पुश्तैनी व्यापार इत्यादि पुश्तैनी कर्म के द्वारा भी बाप दाताओं ने पिता ने और दादा ने जो कर्म किया उसके अनुरूप जातक की जो है जीविका से जो धन मिलेगा उस व्यक्ति को, अर्थोपार्जन जो होगा वो उसके कारण होगा। तो ये विचार हमको मिल जाता है बृहत् पाराशर में। और आगे लिखा गया राशि अर्धम भवेद होरा ताश चतुर्विंशति स्मृता मेषादि होराणाम। और आगे लिखा है परिवृत्ति द्वयम भवेद, ये तो हमने पढ़ लिया, प्राचीन मत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब होरा का विचार। तो सूर्य होरा फलम दद्युः जीवार्क वसुधात्मचा सूर्यार्क जीवार्क वसुधात्मजा और चंद्रास्पुजि स्फुजिदर्क पुत्राश्चंद्र होरा फल प्रदाह फलद्वयम बुधो दद्यात् समे चंद्रम तदन्यके। इसका क्या तात्पर्य है भाई? इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य की होरा का जो फल होता है, ठीक है, वो किससे होता है? दद्युः जीवार्क वसुधात्मजा। जीव किसको कहते हैं? गुरु। बृहस्पति को, गुरु को। गुरु। और अर्क कहते हैं सूर्य को। सूर्य को। और वसुधात्मजा, वसुधात्मज कौन है? वसुधा के आत्मज कौन है? वसुधा के पुत्र मंगल, मंगल। पृथ्वी के पुत्र है ना, भौम भूमि के पुत्र भूम्यः। हम्म। तो गुरु, रवि और मंगल ये सूर्य की होरा का फल दद्युः देते हैं। और चंद्रमा की होरा का फल कौन देते हैं? चंद्रास्पुजितर्क पुत्राश्च चंद्र होरा फल प्रदाह। चंद्र की होरा का फल देने वाले कौन है? चंद्र। ठीक है। और हम्म। अर्क पुत्र, अर्क पुत्र कौन है? शनि। अर्क पुत्र सूर्य के पुत्र, अर्क सूर्य को कहते हैं शनि। और स्फुजित, स्फुजित शुक्र को कहते हैं। तो वास्तुविद। चंद्रमा और शुक्र और शनि ये चंद्र की होरा के फल को देने वाले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि सूर्य की होरा है और सूर्य की होरा में ही, जैसे जनपत्रिका हमारी थी ये, सूर्य की होरा में ही कौन बैठे हो? गुरु बैठे हो, रवि बैठे हो और मंगल बैठे हो, तो वो विशेष धनकारी होते हैं, विशेष धनप्रद हो जाते हैं। और चंद्रमा की होरा की लग्न है अगर, या चंद्रमा की होरा में कौन कौन बैठे हो? चंद्रमा बैठे हो, शनि बैठे हो और शुक्र बैठे हो, तो भी क्या होता है? तो भी वो विशेष धनकारी हो जाते हैं। ये कुछ विशेष धन के योग थे, ये मैंने आपको बताए, है ना, पाराशर जी के अनुसार। गुरु जी बुद्ध और का जिक्र फलत, नहीं है। अभी रुक जाइए, फलद्वयम बुधो दद्यात् समय चंद्रम तदन्य के। और जो फल हैं द्वयम माने दो प्रकार के होते हैं, दोनों के साथ बुधो दद्यात्, वो दोनों फल देते हैं। सूर्य के साथ भी विशेष वो जो है धनदायक है, और चंद्रमा के साथ भी वो जो है वो विशेष रूप से धनदायक है। अब विशेष बात क्या है होरा कुंडली की? देखिएगा, सबसे विशेष बात है कि यदि किसी की होरा कुंडली के जो होरेश हैं, जैसे यहाँ पर होरेश कौन है? सूर्य। सूर्य हैं। तो क्या सूर्य अपनी होरा में बैठे हैं? नहीं है। नहीं बैठे हैं। अगर सूर्य, अगर होरेश, चाहे वो सूर्य की होरा हो या चंद्रमा की होरा हो, अगर वो अपनी ही लगन में बैठे हो, अपनी ही होरा में बैठे हो, तब वो विशेष धनदायक हो जाते हैं। ये पहला गोपनीय सूत्र है। ठीक है। जो पुरुष जातक हैं उनकी अगर सूर्य की होरा में जन्म हुआ है तो ये विशेष धनदायक होता है। स्त्रियों के लिए कर्क की होरा को विशेष धनदायक कहा गया। जो सूर्य मंगल बृहस्पति हैं, इस सूर्य की होरा में हो तो अच्छी धन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा की होरा में चंद्रमा बुध और शुक्र हो, तो ये चंद्रमा शुक्र और शनि हो, है ना, तो ये धन की अच्छी स्थिति दे देते हैं। जो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, कौन कौन? पूर्णबली चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, यदि ये तीनों के तीनों शुभ ग्रह की होरा में हो, मान लीजिए चंद्रमा की होरा में आ जाएं, तीनों ग्रह एक साथ आ जाएं, तो धनवान बनने की स्थिति का ये योग बन जाता है। ऐसे ही जितने भी अशुभ ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य है, या जो क्रूर ग्रह है मंगल है, शनि है, ये सूर्य की होरा में आ जाएं तो ये भी धनदायक बन जाते हैं, धन की स्थिति बन जाती है। इसी तरह से अब एक विशेष सूत्र समझ लीजिए
जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव कौन है? धन का स्थान। तो द्वितीय जो है, उस द्वितीय भाव के स्वामी वो जातक की होरा की कुंडली में अगर वो होरेस के साथ ही बैठे हैं तो ये भी विशेष धनदायक योग होता है। ठीक है। हम्म, और इसके अलावा बृहस्पति का संबंध बन जाए, अगर होरा की कुंडली में होरेस के साथ में हो जाए तो ये और भी अच्छा योग बन जाता है। तो अधिकस्य अधिकम फलम, जितने ज्यादा अधिक योग बनते हैं उतना ही अधिक शुभ फल बन जाता है। ठीक है। तो ये होरा की कुंडली से आप लोग इस तरह से धन के बारे में, जातक की धन संपत्ति के बारे में आसानी से विचार कर सकते हैं। ठीक है। अब आपकी कोई शंका जिज्ञासा हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। होरा कुंडली के जो अधिपति हैं वो कौन कौन है? चंद्रमा होते हैं और या फिर सूर्य। सूर्य होते हैं। अगर लग्न पत्रिका में दोनों ही ग्रह बलहीन हो जाएं, बलहीन तो समझते हैं आप लोग, हम्म, अगर दोनों ही ग्रह बलहीन हो जाएं तो फिर होरा कुंडली के राजयोग भी एक तरह से ध्वस्त से हो जाते हैं। हम्म, होरा कुंडली लग्न कुंडली की पूरक है। ठीक है। हम्म, अगर लग्न कुंडली में ही दम नहीं है बिल्कुल भी, तो होरा कुंडली के योग भी बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति का उठान नहीं कर सकते। ठीक है। लग्न की सपोर्ट भी जरूरी है। तो जैसे हम लोग अब वर्गों पर विचार करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, दृष्टांत पढ़ेंगे। ठीक है। तो और आपका नामांश पढ़ेंगे, आगे जितने 16 वर्ग हम लोग पढ़ेंगे तो उन हम्म, 16 वर्गों में विशेष विचार क्या होता है। अब यहाँ पर जितने भी ग्रह बैठे हैं वो या तो चंद्र की राशि में है या सूर्य की राशि में है। तो कोई भी ग्रह की शुभता का विचार करने के लिए वर्ग कुंडलियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से कि ये होरा कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए शुक्र पर विचार कर रहे हो आप, तो शुक्र देखिए यहाँ पर कि किस ग्रह के वर्ग में बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है? सूर्य के घर में बैठा है ना? तो हम्म, सूर्य कौन जी। हुए? शुक्र के लिए सूर्य कौन है? शुक्र के लिए सूर्य कौन शत्रु। है? शत्रु है। शत्रु है, है शत्रु ना? है। हाँ। तो जी। शुक्र जो है वो शत्रु के वर्ग में चला गया। अब हाँ, आगे हम दृष्टांत कुंडली पढ़ेंगे, वहां देखेंगे हाँ, वहां शुक्र क्या अपने शत्रु के घर में है, शत्रु के वर्ग में है क्या? ठीक। वर्ग कुंडलियों से यद्यपि जो हमने पंचधा मैत्री का विचार किया था उसमें देखते हैं कि यहाँ पर लग्न कुंडली में जो हम पंचधा मैत्री का विचार करते हैं कि वो अपने शत्रु के घर में है कि अधिशत्रु के घर में है कि मित्र के घर में है कि अधिमित्र के घर में है ना, कि सम के घर में है। तो जैसे जैसे अगर कोई ग्रह अपने अपने ही वर्ग में, अपने ही राशि के वर्ग में हो या अपने उच्च राशि में हो, तब ऐसी स्थिति में वो ग्रह बली हो जाता है। तो वर्ग कुंडलियों से एक तरह से ग्रहों का बल विचार करते हैं हम लोग कि वो हर वर्ग कुंडली में कौन कौन ग्रह जो है वो अपने ही राशि के वर्ग में है या अपने उच्च के वर्ग में है या अपने मूल त्रिकोण के वर्ग में है। ऐसा विचार हम लोग करते हैं। तो होरा कुंडली में चूंकि बृहस्पति कौन है? धन के प्रदाता ग्रह कहे जाते हैं लग्न कुंडली में। तो बृहस्पति का संबंध यदि होरेस से बन जाए या होरा कुंडली का द्वितीयेश और जन्म कुंडली का जो द्वितीयेश है वो एक साथ होकर के बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में तो ये विशेष धन की स्थिति बन जाती है। होरा कुंडली को हम लोग दशाओं से भी जोड़ के फल कथन करते हैं इसका। तो जब हम लोग दशाध्याय पढ़ेंगे तब मैं वहां पर इसका प्रसंग बताऊंगा कि होरा कुंडली का दशाओं में क्या उपयोग है। ठीक है। दशाओं के माध्यम से भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आने वाली जो दशाएं हैं वो धन के मामले में कैसी रहेंगी जातक के जीवन में। जातक धन के लिए स्ट्रगल तो नहीं करेगा या चीजें उसको आसानी से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो जब हम लोग दशा अध्याय पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ग्रहों का जैसे मान लीजिए इसमें इस होरा कुंडली में देखिए आप कि द्वितीयेश बृहस्पति के साथ बैठा है क्या? लगन कुंडली से देखिए द्वितीयेश कौन हुआ? लगन कुंडली में देखिए कौन सी लगन है? वृश्चिक आपका लगना से। सवाल वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन में द्वितीयेश कौन होते हैं? गुरु। गुरु ही होते हैं। और यहाँ पर गुरु कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा की होरा में बैठे हैं। है हम्म, ना? चंद्रमा की होरा में, यानी कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है बृहस्पति। और चंद्रमा भी जो है सम है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है अगर बली हुए यहाँ पर।
तो ऐसी स्थिति में बलि का विचार कैसे करेंगे? चंद्रमा से सूर्य के बीच में देख लीजिए तिथियों का अंतर, अगर अमावस्या के आसपास का जन्म है तो चंद्रमा क्षीण बलि हो जाते हैं। तो बृहस्पति के साथ अगर द्वितीय का संबंध बन जाए, होरा कुंडली का द्वितीय, होरा कुंडली में द्वितीय बृहस्पति के साथ हो जाए तो आर्थिक समृद्धि व्यक्ति को जीवन में मिल जाती है। तो ये सब विचार हैं। अच्छा, होरा के भी 3 पार्ट आप बनाइए। जैसे 15 अंश की होरा है ना, तो उसके 3 हिस्से बना लीजिए, 5-5 अंश के। तो पहले 0 से 5 अंश के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। उसके बाद के 5 से 10 अंश के बीच में है तो वो मध्यम शक्तिशाली होगा। और 10 से 15 अंश के बीच में है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है वो। ठीक है। एक बात और भी है, बहुत सारे ग्रह किसकी होरा में बैठे हैं? अधिकांश ग्रह अगर सूर्य की होरा में बैठे हैं तो व्यक्ति को धन के संग्रह में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, या घर परिवार से दूर रह करके अर्थोपार्जन करता है, वो वहां समस्याएं आती हैं, जीवन में तनाव बहुत झेलता है ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति। और अगर चंद्रमा की होरा में अधिकांश ग्रह बैठे हैं तो क्या होता है? तो एक तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो मृदु बना देता है, और मृदु तरीकों से व्यक्ति का धनार्जन हो जाता है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर चंद्रमा की होरा में अधिकांश ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत अपने मृदुल व्यवहार के द्वारा ही उसको जो है धन आसानी से उसको मिलता रहेगा, जीवन यापन में उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ये सब कुछ विशेष सूत्र थे, ये मैंने आपको बताए। इनका आप लोग होरा कुंडली बनाइए और देखिए उसमें कहाँ कहाँ पर क्या बैठे हैं। यद्यपि ऐप भी हैं लेकिन आपको भी होरा कुंडली बनानी आनी चाहिए। इनका विचार आप लोग करिए। और एक बात और है, विशेष सूत्र है कि यदि सूर्य की होरा में जितने भी ये पाप ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, अगर ये सारे के सारे बैठे हों और चंद्रमा की होरा में सारे के सारे नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों तो ये बहुत अच्छा धन योग माना जाता है। समझ गए आप भैया जी? सूर्य के पाप ये विशेष क्रूर। सूत्र थे, ये मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए हैं। आप भी कोई किसी की समस्या होरा कुंडली के विषय में हो तो वो बता सकते हैं, या कोई कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं आप। होरायाम संपदाधिकम, संपदा आपका धन भी है ब्याजी, संपदा आपकी संपत्ति भी है, संपत्ति भी है। संपदा आपके नैतिक मूल्य भी है, संपदा आपका चरित्र भी है। आप किसी व्यक्ति का चरित्र, किसी के सद्गुण कितने हैं उसका आकलन करना है तो भी आप होरा को पकड़िए कि व्यक्ति नैतिक मूल्यों में कितना धनी है। केवल धन तक ही सीमित मत रहिए। शब्दों के ऋषियों के जो गुणार्थ है ना, उन्होंने तो संपदा लिख दिया एक शब्द में ही, लेकिन संपदा बहुत सारी संपदा है। यश संपदा भी है, यश कितना मिलेगा, है ना? तो ये भी अपने आप में संपदा है। और लक्ष्मी के, भाई लक्ष्मी के बारे में कहा गया कि जो है सद्मार्ग से आई हुई जो लक्ष्मी है वही व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों को, चरित्र को बढ़ाती है। और अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, चाणक्य ने लिखा भी है ना, एकादशे प्राप्य तु समूलम तद विनश्यति। जो अन्याय से कमाया हुआ धन है वो 10 वर्षों तक तो रुकता है, और 11वें वर्ष में, एकादशे वर्षे प्राप्य तु समूलम तद विनश्यति, वो 11वें वर्ष में समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु से कामना करिए हमारे घर में जो भी लक्ष्मी आए, प्रभु आप आए हमारे घर में तो सदमार्ग के थ्रू लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे, है ना? दरिद्रा है और एक लक्ष्मी है, 2 बहनें है ना पौराणिक चरित्र में। द, दरिद्रा कौन है? जो अशुभ मार्ग से आई हुई धन लक्ष्मी है, अशुभ 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 करने वाली है, उसको वो हमारे घर में ना आए। शुभ मार्ग से आए, चाहे 100 रुपए की बजाय 50 रुपए हमारे घर में आए, लेकिन वो शुभ मार्ग से आए ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी का चारित्रिक ह्रास ना हो। तो केवल धन को इस रूप में जो है प्रभु से हमको कामना करनी चाहिए, है ना? तो धनी धनी होना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन हमारे चरित्र भी बना रहे और हमारे नैतिकता भी बची रहे, हमारा चरित्र भी बचा रहे। तो ये सब चीजें भी आप लेकर के चलिए, तो होरा कुंडली आपको सार्थक महत्व जो है वो बताने लगेगी, सार्थक अर्थ आपको बताने लगेगी। तो होरा अपने आप में विशद विवेचन है, खूब पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। हो सकता है कुछ और आपको तात्पर्य सुनने को मिल जाए, है ना? सारावली को पढ़िए, फल दीपिका को पढ़िए, कुछ अपना चिंतन है, शब्दों में ही बहुत सारे रहस्य छिपे हुए होते हैं होरा के बारे में। अब मान लीजिए किसी के क्रूर सूर्य की होरा में सारे ग्रह बैठ जाएं किसी व्यक्ति के जीवन में, तो आप क्या संकेत निकालेंगे इस चीज का? कि सूर्य चूंकि अपने आप में जो है वो पापी ग्रह है ना? क्रूर क्रूर ग्रह कौन है? क्रूर है मंगल और शनि, और सूर्य को पापी कहा गया, अशुभ कहा गया।
अशुभता यद्यपि वो उस संदर्भ में है कि भाई जनवरी का सूर्य हमको अच्छा लगता है, लेकिन भरी जून के महीने में हम उनके ताप को सहन नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए अशुभ है वो एक तरह से। पर सूर्य कौन है? राजा है। राजा सबके लिए कल्याणकारी नीति नहीं बना सकता, सबको हम्म, संतुष्ट नहीं कर सकता राजा, है ना। तो सूर्य की होरा में अगर सारे ग्रह बैठ गए तो क्या इंडिकेशन है इस बात का कि व्यक्ति के जीवन में धन कमाने के जो तरीके होंगे वो थोड़े से मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ क्रूरता को लिए हुए हो, या उसके जीवन में संघर्ष बोध हो, उसको पथ पथ पर जो है खूब परेशानियों का सामना करना पड़े धन कमाने के लिए। अधिकांश ग्रह सूर्य की होरा में बैठ गए। चंद्रमा की होरा में आकर के अधिकांश ग्रह बैठ गए हैं, तो चंद्रमा मृदु है, शीतल है, तो व्यक्ति जो है वो मृदु तरीकों से, सरल तरीकों से धन कमाएगा जीवन में अपने। उसके जीवन में जो धन की कामना है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी ऐसे व्यक्ति की, है ना। तो ऐसे करके चिंतन को समझने का प्रयास करिए, सब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। और हम्म, लग्न कुंडली का द्वितीय अगर अच्छी स्थिति में है और होरा कुंडली में भी अगर राजयोग बढ़िया बना हुआ है, तो ये नंबर एक का धन योग है। ऐसा व्यक्ति जीवन में देखोगे आप तो कम से कम नहीं तो करोड़पति के आसपास आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा अपने जीवन के मैक्सिमम लेवल तक, है ना। लगभग 60-70 की एज तक पहुंचते पहुंचते वो पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेगा अपने जीवन में। तो लग्न कुंडली का धन योग द्वितीय अच्छी स्थिति में बैठा हो। अब देखिए होरा कुंडली में देख लीजिए आप, लग्न कुंडली का जो कौन द्वितीयेश, लग्न कुंडली का एकादशेश, लग्न कुंडली का हम्म, भाग्येश, लग्न कुंडली का पंचमेश, ये चारों के चारों अगर ये बैठे हैं होरा के स्वामी के साथ और होरेश के साथ ही बैठे हैं और होरेश भी वहीं पर बैठा हुआ है, तो ये उत्तम हम्म, दर्जे का धन योग बन जाएगा। आप जीवन में देखना हम्म, कभी भी गलत सिद्ध नहीं होता है ना। और उसमें भी मैंने आपको बताया यदि 0 से 5 अंश के बीच में वो ग्रह है तो उसमें अवस्थाओं का भी प्रभाव देखिए आप। ग्रह किस अवस्था में लग्न कुंडली में बैठा हुआ है, मान लीजिए बाल्यावस्था में है तो भले ही वो शानदार योग बन रहा हो, लेकिन वो 100 रुपए की बजाय 10 रुपए दे करके आपको संतुष्ट कर देगा, है ना भैया जी। ग्रह युवावस्था में बैठा हुआ है अगर, बराबर। तो ग्रहों की अवस्थाओं को भी उससे जोड़ करके आप चलिए, तो आप फल कथन तब आप उसका विशेष रूप से कर पाएंगे। मैं आपको आगे भी बताऊंगा दशा अध्याय में कि होरा कुंडली से हम दशा को कैसे जोड़ के चलते हैं, वो बड़ा स्पेशल टॉपिक हम्म, रहेगा वो। पहले मैं षोडश वर्ग कुंडलियों को पूरा कर लूंगा। इन षोडश वर्ग कुंडलियों के माध्यम से भी हम लोग दशाओं को करते हैं, दशाओं के फल को लिखते हैं उसमें। पाराशर जी ने भी संकेत दिया है कहीं ना कहीं अपना इसमें। हम्म, हम्म। चलिए खैर, धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ सर।